हेलो दोस्तों। तो इसमें हम लोग 3 और 4 तारीख को जो ग्रुप डी के पेपर हुए हैं और इसमें साइंस के हम लोग जो करेंगे, ठीक है भाई। और टोटल सवाल हैं और जो बच जाएंगे इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो जितना सवाल मिला उतना करा रहा हूँ, ठीक है भाई। और जो छूट जाएगा उसको जो है अगले शिफ्ट में यानी कि अगले वीडियो में उसको बता दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है आपको कंटिन्यू यानी कि नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है भाई। तो पहला सवाल, एक पोषण स्तर यानी कि ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पोषण स्तर तक एनर्जी का लगभग कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है। तो आपने ये क्लास 7 में ही पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है भाई। तो उसमें कहा जाता है कि हर फूड चेन से यानी कि 10% जो है, ठीक है, एक लेवल यानी कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाता है वो 10% किया जाता है। तो भाई यहाँ पे बताया गया है कि इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया था? लिंडमैन के 10% नियम, ठीक है, के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा जाती है। अगला सवाल है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका सेल दो कोशिकाओं में विभाजित होती है और जीन्स का हस्तांतरण होता है। तो भाई देखो, करंट अफेयर के सवाल भी अलग वीडियो बना दिए गए हैं, तो पीछे वाले जो है देख लेंगे आप लोग। और फिर 3 और 4 तारीख के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो विच प्रोसेस इन्वॉल्व सेल डिवाइडिंग इनटू टू सेल्स। तो भाई देखो, मिटोसिस ये कल भी यानी कि सवाल आए थे, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो जो आप लोग देखोगे तो सवाल रिलेटेड रहेंगे ताकि आप लोग जो है आगे हेल्प मिल सके। वह कोशिका विभाजन मिटोसिस वह कोशिका का विभाजन प्रक्रिया है जिसमें मातृ कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है यानी कि डॉटर सेल में विभाजित होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मिटोसिस हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया, ये रिपीट सवाल है, ठीक है। इसके पहले मैंने इसको 1 नवंबर को कराया था सवाल, यही सवाल फिर से आ गया है। फलस्वरूप बनने वाला अपक्षेप यानी कि परसिपिटेट का रंग कैसा होता है। तो देखो भाई, ये चमकीला पीला होता है यानी कि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जो अपक्षेप का रंग होगा कैसा होगा? पीला, ठीक है भाई। अगला सवाल है, विच स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिड यानी कि रदरफोर्ड परफॉर्म डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स। तो कह रहा है कि इसमें जो है रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण के परिकिरणन का जो प्रयोग किया था, जिसे गोल्ड फॉयल भी कहा जाता है, के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज किया था, ठीक है भाई। गोल्ड फॉयल द्वारा किसका किया था? परमाणु के नाभिक के। और यही पूछा गया है कि किसके द्वारा खोजा गया था, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा। तो ऐसा नहीं है भाई गोल्ड फॉयल होगा, ठीक है, तो गोल्ड लीफ हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है, अयस्क से अशुद्धियाँ हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इम्प्यूरिटीज और गैंग, उसी को कहते हैं गैंग को, ठीक है। अशुद्धियाँ यानी कि जो अयस्क और से अशुद्धियाँ कैसे हटाते हैं, तो और से अशुद्धियाँ हटाने की प्रक्रिया को संकेंद्रण, अयस्क का संवर्धन, इनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। अच्छा भाई, इसका जो अगर पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी का नीचे मिल जाएगा, ठीक है। राहुल नोटबुक, इसी पे आपको जो है सारा पीडीएफ, पीछे वाले भी पीडीएफ मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखो भाई, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सिद्धांत के अनुसार जो है सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं जिन्हें ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। और सभी को पता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान आकार और द्रव्यमान के होते हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। इसके अलावे परमाणु रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और उन्हें पुनर्व्यवस्थित, संयुक्त और अलग किया जा सकता है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? समान तत्व। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अभी अभी ने कहा, ठीक है। यानी कि जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान आकार और द्रव्यमान के होते हैं।
है ना भाई, एक ही तत्व के, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न तरह के होंगे। तो इसमें पूछा गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पे समान तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान गुणों क्या होगा भाई, समान होगा। ठीक है, अगला सवाल है, कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बॉन्ड का प्रमुख रूप से निर्माण करता है, यानी कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज मेनली फॉर्म्ड बाई कार्बन। तो कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये ऑक्टेन रूल को पूरा करने के लिए कार्बन इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण करता है। इस कारण कार्बन जो है मुख्य रूप से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजिक बॉन्ड। ठीक है, अगला सवाल है, धातु और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया कौन सी गैस बनती है। तो देखो, धातु और ऑर्गेनिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जैसे कि कोई धातु ले लो, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, और कार्बनिक अम्ल जैसे कि एसेटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराओ, तो क्या बनता है भाई, साल्ट और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, कौन सा गैस बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश जब कोई प्रिज्म से गुजारता है, मतलब जब गुजरता है तो उसे विभिन्न रंगों में विभक्त होना किस प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं भाई, अच्छा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिया गया है, तो ये भी हो सकता है वर्ण विक्षेपण। अगला सवाल है, यदि फिलोपियन ट्यूब अवरुद्ध यानी कि ब्लॉक्ड हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रुक जाती है। तो भाई, फिलोपियन ट्यूब वह स्थान है जहां स्पर्म और ओवम मिलन होकर क्या करता है भाई, फर्टिलाइजेशन होता है फिलोपियन ट्यूब में। और यदि फिलोपियन ट्यूब ही यानी ब्लॉक्ड हो जाए तो शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, परिणाम स्वरूप जो है निषेचन नहीं हो पाएगा, और इससे क्या होगा कि गर्भधारण रुक जाएगा। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगला सवाल है, जे थॉमसन की परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी मॉडल की परिभाषा क्या है और इसे किस नाम से भी जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, यानी कि जे थॉमसन के परमाणु सिद्धांत कहता है कि परमाणु एक समान रूप से फैले हुए धनावेशित गोले की तरह होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कहाँ पे, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जड़े रहते हैं। यह मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लम पुडिंग मॉडल हो जाएगा। समझ में आ गया। पौधे की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित कठोर बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो भाई ये सवाल फिर से रिपीट सवाल यानी कि हो रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर उपस्थित जो बाहर होता है, ठीक है भाई, वो क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। समझ में आ गया। अगला सवाल है, यदि विद्युत शक्ति P बराबर यानी कि 840 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है, ठीक है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। भाई प्रतिरोध रेसिस्टेंस बराबर, सबसे पहले तो P बराबर क्या होता है, V²/R। अच्छा, P यहाँ पे क्या कितना है, 840, V कितना है भाई, 220। अब यहाँ पे R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। अब 220 की होल स्क्वायर करो और 8 से 40 से, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 48,400/840, भाग दोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा 57.6 ओम। ठीक है, अगला सवाल है, 4 न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स 2 केजी द्रव्यमान वाले एक बॉक्स पर 5 सेकेंड तक लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इस ये देखो फोर्स बराबर बार बार इस पे आ रहा है सवाल, ठीक है, FMA होता है, फोर्स बराबर MM मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, ए बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटा M। अब इसमें 4/2 देल था, फोर्स देल था, ठीक है, और यानी कि मास दिया हुआ था, तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रथम जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, V बराबर U+AT होता है ना भाई। अब इसमें पूछा क्या गया, U हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखो सवाल देखो, पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी 10 हो जाएगा और अंतिम वेलोसिटी इसमें निकालना है यानी कि V निकालना है।
तो इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना आया 2, टाइम कितना है भाई, टाइम 2 ही दिया गया। टाइम रुक जाओ देखते हैं। 4 न्यूटन फॉर 4 ध्वनि वास, तो ए बराबर 2 है तो टी बराबर 5 ना होगा भाई, 5 दूनी 10, 2 पचे 10 हुआ ना, टाइम बराबर और डिस्टेंस, टाइम बराबर स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रेटिकुलम से बार बार आ रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, गोल्गी अपार्टस, सेल बॉल से जितने रिलेटेड हैं सब सारे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पे लिपिड्स का निर्माण करता है, ठीक है भाई, लिपिड संश्लेषण। और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक यानी कि ये रेबोसोम्स इस पे होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इसके पहले वाले शिफ्ट में था, ठीक है भाई। और ये जो है ग्लाइकोजेनेलिसिस, विशेषकर जो लीवर की कोशिकाएं, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लूकोज की तोड़ने में क्या करता है भाई, सहायता करता है। अगला सवाल है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हिच स्ट्रक्चर मेनली रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फेटस, गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ ये जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि का निष्कासन प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, अप्सरा या फिर प्लेसेंटा। भ्रूण के विकास के दौरान प्रोटीन अन्य पोषक तत्व मुख्य रूप से प्लेसेंटा द्वारा मिलते हैं। लिकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है, लिकोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला रंगहीन प्लास्टिड है। इसका मुख्य कार्य भोजन का क्या कार्य, भंडारण करना होता है लिकोप्लास्ट का, ठीक है भाई। तो स्टोरेज ऑफ ए स्टार्च एंड मिनरल्स लिकोप्लास्ट का कार्य है। अगला सवाल है, जब अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर में किसी वस्तु को द्रव P और फोकस F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखो भाई, कोई जब कॉनकेव मिरर में, और ये कॉनकेव मिरर हो गया, अब कह रहा है कि ध्रुव यानी कि ये हो जाएगा P, हो जाएगा F, ये हो जाएगा C कर्वेचर। अब कह रहा है कि P और F के बीच में यानी कि यहाँ पे रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये प्रतिबिंब तो हो जाएगा F के पीछे न बनेगा, यानी कि C और F के बीच में, नहीं ये बन रहा है ध्रुव है ना, पोल्स, पोल्स के यहाँ पे रखेगा तो ये पीछे चल जाएगा, दर्पण के पीछे इस तरह से बनता है, ठीक है भाई। हाँ तो ये लेकिन सीधा बनेगा, वास्तविक और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण में वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा और वस्तु से है जो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, जो दर्पण के पीछे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। ये जो है छठा पोजीशन, छठा था, ठीक है, छठा पोजीशन, छठा पोजीशन कनके मिरर में होता है। 5 में होता है वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड होता है, ठीक है भाई, सभी में। असमान कब होता है, C और F के बीच में रखते हैं तो नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो समान होगा और वस्तु उल्टा होगा। अगला सवाल है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, में मुख्य रूप से कौन सा अंग भाग लेता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में मुख्य रूप से स्पाइनल कोड भाग लेती है, जो तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। और हालांकि इसमें संवेदी अंग जैसे कि त्वचा, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका भी शामिल होते हैं, जो पेशियों तक संकेत को पहुंचाता है, ठीक है भाई। अगला सवाल है, जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो केपलर के दूसरे नियम के अनुसार सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाले रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका अर्थ है कि ग्रह का क्षेत्रीय भाग एरल वेलोसिटी और कोणीय भाग स्थिर रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डज नॉट चेंज, तो वेलोसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्सर्जन नहीं करता है। तो हार्मोन उत्सर्जन जो होगा
सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन यानी कि बाह्य ग्रंथि है जो हार्मोन नहीं बल्कि लार का स्राव करती है, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इस पे? सलेवरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी, देखो बार बार आ रहा भाई, रेसिस्टिविटी, ठीक है, सबसे अधिक होती है? तो ऊपर पोटेशियम पढ़े थे, सोडियम पढ़े थे, कैल्शियम पढ़े थे, ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर पढ़ोगे तो मैग्नीशियम, लोहा, क्रोमियम, पारा। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेसिस्टिविटी जो सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर कौन है? मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला सवाल है, वेन जिप्सम इज हीटेड 373 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। यानी कि जिप्सम को आप 373 केल्विन पे, ठीक है, हीट करते हो तो क्या कौन से कंपाउंड ऑब्टेंड करोगे, ठीक है, यौगिक। तो यानी कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो ये बन जाता है CaSO4 हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है भाई। अगला सवाल है, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है तापमान पे, सतह के क्षेत्रफल, हवा की गति और आर्द्रता सभी पर, तरल का रंग पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मेथड विधि में उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है, यह मुख्य खमीरीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर उच्च शुद्धता वाले सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन करने के लिए गीली विधि का उपयोग किया जाता है। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। जब सोलेनॉइड में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समानांतर और समान दूरी पर होती हैं। इससे सोलेनॉइड के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र लगभग यूनिफॉर्म होता है, जबकि बाहर क्षेत्र कमजोर और असमान होता है, ठीक है। सोलेनॉइड का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा हो जाएगा? सोलेनॉइड एक समान यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जब स्पायरोगैरा विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन द्वारा टूटता है तो उससे नए स्पायरोगैरा बन जाते हैं। नए स्पायरोगैरा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो स्पायरोगैरा विखंडन नामक अलैंगिक प्रजनन है ना, ये सेक्सुअल, ठीक है, रिप्रोडक्शन है के माध्यम से नए जीव बनाता है। स्पायरोगैरा फ्रेगमेंटेशन, जिसमें तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया स्पायरोगैरा में विकसित होता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि यह एक साधारण बहुकोशिकीय जीव है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें सभी कोशिकाएं नए तंतु विकसित होने में सक्षम होता है, ठीक है भाई। तो हाँ, ईच सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ऑक्सिन हार्मोन उच्च सांद्रता में पाया जाता है? तो ऑक्सिन एक प्रमुख पौधा हार्मोन है जो कोशिका वृद्धि, कोशिका लंबाई और शीर्षा यानी कि एपिकल डोमिनेंस को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से तनी और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जहाँ शीर्ष विभाज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक यानी कि टिश्यू कहलाता स्थित होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एपिकल। अच्छा, अगला सवाल है, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? तो विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वस्तु के वेग को दर्शाती है, वेलोसिटी को दिखाती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी, ठीक है। अगला सवाल है, यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार, तो 1/6 कर दो 24 का, 24 4 न्यूटन,
जल में रहने वाले तंतु श्वसन यानी कि के लिए क्या लेते हैं रिस्पिरेशन के लिए, बताओ। तो जल में रहने वाले जंतु जैसे मछलियाँ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो घुलनशील ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अवायवीय श्वसन इन एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रक्रिया अपनाती है, जिसे किण्वन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होकर कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है और उत्पाद के रूप में ईस्ट में एथेनॉल और CO2। तो यहाँ पे इन एरोबिक रिस्पायरेशन हो जाएगा, यानी कि फर्मेंटेशन साथ में होगा, ठीक है। ऑडिटोरियम में ध्वनि के साथ क्या होता है। तो भाई सभी को पता है कि ये जो है ध्वनि अवशोषण होता है, नहीं इको होता है, ठीक है। मानव दिमाग में सोचने की क्षमता थिंकिंग एबिलिटी होने का मुख्य कारण क्या है। मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में सिनेपेज के माध्यम से जुड़े होते रहते हैं। इन्हीं जटिल नेटवर्क और आपसी संपर्कों के कारण सोचना, समझना, निर्णय लेना और स्मरण जैसी क्षमताएं संभव हो पाती है, ठीक है भाई। तो अनेक अल्पसंख्यक न्यूरॉन आपसी संबंध। अगला सवाल है, XX क्रोमोसोम्स से क्या बनता है भाई। तो XX से गर्ल बनेगी, ठीक है, फीमेल, XY से मेल। अगला सवाल है, विच टिश्यू प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द प्लांट्स ऑफ द रूट। फिर से आ गया भाई, पौधों की जड़ों और तनों के सिरों पर शीर्ष विभाज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा। अगला सवाल है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों करेगा भाई, क्योंकि Fe जो है रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है कॉपर से। तो व्हाट हैपेंस टू आयरन Fe इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना चाहिए। देखो FeCuSO4 प्लस FeSO4 कॉपर को रिप्लेस कर दिया भाई, ठीक है। तो लोहा मतलब जो Fe है इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी कि Fe2+O है में बदल जाता है या ऑक्सीकरण होता है। और कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, जो प्राप्त करेगा वो अपचयन होगा, और जो यानी कि इलेक्ट्रॉन खोता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये भी याद रखना, ठीक है भाई। यानी कि अपचयन कब होगा, रिडक्शन कब होगा, ठीक है। रिडक्शन होगा जब इलेक्ट्रॉन को वो प्राप्त कर लेता है। जैसे तुम किसी का शक्ति प्राप्त कर लिया तो तुम अपचयन हो गया, और अपनी शक्ति खो देता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीकरण, निकल जाता है। तो आंसर यहाँ पे लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ध्यान से पहले समझो कुछ कर रहा है, मतलब जो और आयरन किसका, ऑक्सीडेशन किसका होगा, आयरन इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस टू आयरन, आयरन के साथ। तो जो है विलयन में लोहे Fe का टुकड़ा डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कि लोहा जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया, कैसे देखो, यानी कि FeCuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया तो ये जो सल्फर है सल्फेट है कॉपर सल्फेट, वो Fe के साथ चलाया, ठीक है। अब Fe के साथ चलाया तो लोहा जो है इलेक्ट्रॉन खोकर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोता है Fe2+ में बदल जाता है और ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। अगर यही सवाल पूछ देता यहाँ पे, ठीक है, आयरन ना देके कॉपर देता, कॉपर इन दिस रिएक्शन, तो यहाँ पे हो जाता है रिडक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड बार बार आ रहा है। तो अनसेचुरेटेड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सेचुरेटेड में डबल होता है। तो सेचुरेटेड में होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, संतृप्त हाइड्रोजन जिनमें कार्बन के परमाणु क्या एकल बंध होते हैं, ठीक है। और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जो है असंतृप्त है, और ये क्या है, सेचुरेटेड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड, इसमें गलती लिख दिया क्या।
निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष आई डिफेक्ट में आग की समंजन क्षमता पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है? तो प्रेसबायोपिया एक आयु संबंधी दृष्टि दोष है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों की लेंस की जो है लचीलापन कम हो जाता है और सेलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इस कारण आंख की समझ क्षमता घट जाती है और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। भाई ये भी और सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें उसके सभी घटक समान रूप से फैले होते हैं और उन्हें नग्न आंख से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। वायु, गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि एक ही ऐसा मिश्रण है जिसमें सभी घटक समान रूप से वितरित होते हैं, इसलिए वायु एक समांगी मिश्रण है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वायु। अगला सवाल है वृत्ताकार धारावाहक सर्कुलर कैरेंट कैरिंग लूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो होगा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, धारा और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। अगला सवाल है तितली यानी कि बाइनरी फिजन एक अलैंगिक जनन विधि है जिसमें एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एसेक्सुअल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। लेशमेनिया एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है जो अनुदैर्घ्य विखंडन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है भाई। गुलाब और लिली पौधे हैं जिनमें प्रजनन बीज या शाकीय जनन द्वारा होता है। बटरफ्लाई यौन प्रजनन करती है और इसके जीवन चक्र में कायांतरण मेटामॉर्फिस होता है। एटीपी का निर्माण जनरेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। ठीक है भाई। एनर्जी कैरेंस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जहां कोशिकीय श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया चलती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। देखो HCl NCl सब सारा दिया गया रासायनिक अभिक्रिया। पशुओं में अवायवीय एनएरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान क्या उत्पन्न उत्सर्जित होता है? जब मांसपेशियां कोशिकाएं ऑक्सीजन में कमी की होती है तब पशुओं में अवायवीय श्वसन होता है ना भाई। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है, परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला सवाल है सरीसृपों के अंडों के लिंग को प्रभावित करने वाला परिवर्तनीय अवस्था कौन सी है? तो कई सरीसृप जैसे कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। इसका अर्थ है कि अंडों का उष्मायन समय के तापमान, भ्रूण के नर या मादा बनने की निर्धारित करता है, तो टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है भाई। क्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है घटते क्रम में होता है। ठीक है। पहले बढ़ता है फिर घटते क्रम में होता है। ठीक है। अगला सवाल है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 13 आइसोटोप्स? तो कार्बन का एटॉमिक मास पूछा है। कार्बन 13 यानी कि प्रोटॉन हो जाएगा 6, न्यूट्रॉन हो जाएगा 7, 7 6 13 हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है कनेक्टिविटी टिश्यू में कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो ढीली ढाली होती है। तो भाई सवाल जो है मतलब आज यहीं तक रखते हैं और जो सवाल छूट गए हैं ठीक है 4 तारीख को 4 और 5 का जो है मिला के कर देंगे। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग वेट करना, जल्द ही अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। और इसका PDF जो है आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है भाई। PDF सारे मिलते हैं। धन्यवाद।